टू अनदर न्यू वीडियो एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडेमनिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन दिया था। आप समझ सकते हो इंडियन लॉ के अंडर क्या डेफिनेशन है, कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है, और इंग्लिश लॉ में डेफिनेशन क्या है, चिट्टी ने क्या डेफिनेशन दिया था, सब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में केस लॉ के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, या फिर आप समझ सकते हो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। मतलब जो इंडेमनिटी होल्डर है, जिसको मतलब एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट में उसे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर एक्स को मतलब अंडर द इंडियन लॉ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी एक्स प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को कि अगर तुमको कुछ लॉस हुआ, कॉस्ट टू हिम, अगर मेरे कंडक्ट से कुछ लॉस हुआ तुमको तो मैं भरपाई कर दूंगा, मैं सारा लॉस को कंपेंसेट कर दूंगा। और बाय द कंडक्ट ऑफ एंड, या फिर किसी और पर्सन या फिर कोई और अगर दूसरा आदमी ने उसके साथ उसका कुछ डैमेज किया तो प्रॉमिसर जो है वो प्रॉमिसी का सारा डैमेजेस लॉस को कंपेंसेट करेगा। तो आपका इंट्रोडक्शन में ये मैंने आपको बताया था, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ एन इंडेमनीफायर। अब सेक्शन 124 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 125। द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्रोमिसी मतलब कि एक्स और वाई, एक्स प्रोमिसर है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं सर्टेन एक्ट करूंगा इंडेमनिटी में, इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एक्स, वाई प्रोमिसी हुआ, एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, मतलब जो वाई है वो रिकवर कर सकता है कोई भी लॉस उसको हो, कोई भी डैमेजेस हो फ्रॉम द प्रोमिसर। अब तीन पॉइंट्स है, अब तीनों पॉइंट्स में आ जाते हैं। अब प्रोमिसी जो है वो रिकवर कर सकता है ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, मतलब उसने सूट किया है अगेंस्ट प्रोमिसर या फिर एनी अदर थर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। जिस भी मैटर में उसने सूट फाइल किया, केस फाइल किया, उसमें अगर इंडेमनिटी अप्लाई होता है तो उस मैटर पे उस परफॉर्मेंस पे उसको डैमेजेस का कंपेंसेशन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आते हैं, ऑल कॉस्ट विच ही मे कंपेल टू पे इन, सारा खर्चा जो भी वो कंपेल है इन कोई भी सूट अगेंस्ट द प्रोमिसर टू पे, अगर वो डिफेंड करता है सूट को, इफ ही डिड नॉट कंट्राविन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर, अगर वो कंट्राविन नहीं किया प्रोमिसर जिससे उसको पेमेंट लेना, अगर उससे he did not contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent for him, prudent मतलब वो कि wise हो सकता है, जज कर सकते हो आप, for him to act in the absence of any contract of indemnity, मतलब कि हुआ कि अगर कोई indemnity of contract जो अगर उसके absence में अगर हुआ, अगर कोई indemnity of contract में एंटर नहीं किया गया तभी प्रॉमिसी आप मांग सकता है। और if the promisor authorized him to bring or defend the suit, या फिर X जो है वो उसको ऑथराइज करता है, वाई को ऑथराइज करता है कि तुम जो सूट है उसको तुम फाइल करो, तुम जो सूट फाइल करो अगेंस्ट द थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन, या फिर उस सूट को डिफेंड करो। थर्ड पॉइंट आते हैं, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट, किसी भी सूट में अगर उसने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया है, कुछ भी पेमेंट किया है, वो सारा सम प्रॉमिसी को देगा। इफ द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉमिसर, अगर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो भी सर्टेन मैटर जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अगर वो कॉन्ट्ररी नहीं था टू द ऑर्डर्स ऑफ द प्रॉमिसर एंड वॉज वन विच वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर द promisee to make in the absence of any contract of indemnity, और या फिर
इफ द प्रोमिसर ऑथराइज्ड, या फिर प्रोमिसर उसको ऑथराइज करता है कि सूट को तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ये आ गया लाइबिलिटीज या फिर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर इसमें प्रोमिसी है, क्योंकि वो सारा डैमेजेस क्लेम कर सकता है, उसको ही इज इंटाइटल्ड टू रिकवर एनी डैमेजेस, एनी लॉस फ्रॉम द प्रोमिसर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ इंडेमनीफायर। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन among the high courts in regard to the commencement of liability। मतलब liability of the indemnifier के बारे में there is a great, बहुत सारा divergence है, मतलब different high courts का अलग अलग opinion है। The high courts of Calcutta, Madras and Allahabad and Patna have held the view that the indemnifier may be compelled to indemnify the indemnity holder without waiting for the occurrence of actual loss। वो कंपेल कर सकता है इंडेमनीफायर को, मतलब इंडेमनिटी होल्डर को, विदाउट, मतलब बिना वेट किए, बिना इंतजार किए, फॉर द ऑकरेंस ऑफ एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस होने का मतलब एक्चुअल लॉस हुआ नहीं, उससे पहले ही उसने कंपेल कर दिया, और अनटिल ही हैज इन फैक्ट डिस्चार्ज इट, या फिर उसने डिस्चार्ज करने से पहले या फिर एक्चुअल लॉस होने से पहले ही उसने कंपेल कर दिया। On the other hand, the high courts of Lahore, Nagpur, Bombay have taken the view that the indemnifier cannot be compelled, और हाई कोर्ट्स ऑफ लाहौर, नागपुर और बॉम्बे के हिसाब से इंडेमनीफायर जो है वो कंपेल नहीं कर सकता टू इंडेमनीफाई until the indemnified has incurred the actual loss। मतलब इनके हिसाब से लास्ट पॉइंट के हिसाब से था कि एक्चुअल लॉस से पहले, एक्चुअल लॉस या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया उससे पहले उसको एक्शन लेना होगा। यहाँ पे जब तक कि नहीं होता है, जब तक कि एक्चुअल लॉस ऑकर नहीं होता है, ऑकरेंस नहीं होता है, तब तक कंपेल नहीं किया जा सकता। इंडेमनीफायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इंडेमनीफाई until the indemnified फायर has incurred the actual loss। The view taken by Calcutta, Madras and Allahabad High Courts seems to be more correct and is also conformity with the English law। ये कैलकाटा ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कैलकाटा, मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन लोग के ओपिनियन के हिसाब से वो ज़्यादा सही लगा, और इंग्लिश लॉ के हिसाब से उसको कन्फर्मेशन मिला। तो एक तो केस लॉ है, उसका मैं आपको केस लॉ बता देता हूँ और क्या डिसीजन हुआ था और क्या हुआ था। इन गजानन मारेश्वर वर्सेस मारेश्वर मदन of the Bombay High Court also support this view। He observed, it is true that under the English common law no action could be maintained until the actual loss has been incurred। मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ के हिसाब से नो एक्शन विल बी मेंटेन्ड until, जब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि कोई एक्चुअल लॉस हुआ है। It was very soon realized that an indemnity might be worth very little indeed if the indemnified could not enforce his indemnity till he had actually paid the loss। If a suit was filed, अगर कोई सूट फाइल किया गया है अगेंस्ट हिम, ही हैड एक्चुअली टू वेट, उसको वेट करना पड़ेगा टिल अ जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड एंड इट वॉज ओनली आफ्टर ही हैड, और वो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना कर दिया जाए, एंड इट वॉज ओनली आफ्टर ही हैड सेटिस्फाइड द जजमेंट दैट ही कुड sue on his indemnity। Sections 124 and 125 of the Contract Act are exhaustive of the law of indemnity, and that the courts here would apply the same equitable principles that the court in England do। Section 124 और Section 125 के हिसाब से जो भी इंडेमनिफाई कोर्ट जो भी हेल्ड करेगा एज सेम चीज़ हेल्ड करेगा जैसे कि कोर्ट्स इन इंग्लैंड डू।
The commission in 13th report subscribed to the view of Chagla J in the above noted case. तो यहाँ पे हम लोग आते हैं commencement of liabilities and of indemnifier and liabilities of indemnifier का end में। अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गारंटी क्या होता है, गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यही मिलेगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए, लॉ रिलेटेड वीडियोस के लिए। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, और कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दे, या फिर कुछ और आपको दूसरे लॉ टॉपिक्स पढ़ने, लीगल मैगजीन्स अगर आपको कुछ जानना है तो आप उसके ऊपर भी आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।